हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। अच्छा, वृद्धि विकास किसका? बालक। तो बालक से हम लोग एकदम अनजान नहीं है। बालक की सारी गतिविधियों को हम निश्चय ही घटित होते हुए देखते हैं, घर पे, बाहर, कहीं भी। तो बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि वृद्धि और विकास का मतलब क्या होता है। तो सोचिए कि आपको वृद्धि विकास का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता ही होगा ना कि वृद्धि और विकास इन दोनों शब्दों से एक साउंड निकल रहा है बढ़ने का, यानी किसी न किसी चीज में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि वृद्धि हो या विकास, इन दोनों में क्या दिख रहा है हमको? किसी न किसी चीज का बढ़ना दिख रहा है। बस इतना अगर आपको आता है तो इन चीजों को आप बालकों में देखे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि बालक, क्योंकि हम जन्म के बाद ही बालक को देख रहे होते हैं, तो ठीक है, देखिए बालक जैसे जैसे उसकी उम्र आगे की तरफ बढ़ती है, वो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल का होता है, तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। निश्चित रूप में उसको हम ध्यान भी देते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते रहते हैं। तो किन किन चीजों में उसके अंदर बढ़ोतरी होती है? तो सबसे पहला जो बड़े आराम जिन चीजों पर ध्यान जाता है वो उसका स्ट्रक्चर है। 3-4 महीने में बालक का जो लंबाई है, वेट है, लगातार बढ़ता रहता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, बालकों का वेट और उसकी लंबाई, चौड़ाई बढ़ती रहती है, इसीलिए उसके कपड़े भी देखिए आप लगातार छोटे होते रहते हैं। इसका मतलब एक चीज तो हमने पकड़ लिया ना कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, लगातार वो ग्रो कर रहा है, लगातार उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज तो ये बढ़ गया, और क्या बढ़ रहा है, उसके व्यवहार करने के ढंग में भी परिवर्तन आ रहा है। जब वो पैदा था तब वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता था, चलना नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे अनुभवों के द्वारा वो क्या कर रहा है, वो बोल भी लेता है, वो चल भी लेता है, वो दौड़ भी लेता है। मतलब इसका मतलब यह है कि उसके व्यवहार के पक्ष में भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। एक बढ़ोतरी शरीर में देखने को मिली और दूसरी बढ़ोतरी उसके व्यवहार में देखने को मिली कि वो बोल पा रहा है, वो सोच समझ पा रहा है, वो चीजों को याद कर पा रहा है। ये सब उसके व्यवहारिक पक्षों के अंदर। अच्छा, ये सब एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष उसका शरीर हो गया। तो इन दोनों ही पक्षों का सीधा संबंध वृद्धि और विकास है। तो सबसे पहला पॉइंट कि वृद्धि और विकास जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज के बढ़ने को। तो किस चीज के बढ़ने को वृद्धि कहेंगे और किस चीज के बढ़ने को विकास कहेंगे, इसी को हमको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, तो इस साइड हम क्या करते हैं, इस साइड हम वृद्धि को इंडिकेट कर लेते हैं, इसे वृद्धि, और इस साइड क्या हो गया, विकास। अब देखिए वृद्धि और विकास दोनों बढ़ोतरी। अब हमने बालक के अंदर इन दोनों, हमने पढ़ा टॉपिक ये होता है बालक का वृद्धि और विकास। तो बालक का वृद्धि और विकास में क्या चीज हमने नाम लिया, हमने एक नाम लिया, बालक के अंदर शारीरिक बढ़ोतरी हो रही है, उसके शरीर में जो इंक्रीजमेंट आ रही है उसको क्या कहेंगे, तो उसको वृद्धि। यानी कि शारीरिक पक्ष में होने वाली बढ़ोतरी को क्या कहेंगे, वृद्धि। यानी कि सबसे पहला बिंदु हमने यहां लिख लिया कि शारीरिक, यानी कि बढ़ोतरी कौन सी, शारीरिक बढ़ोतरी। शारीरिक बढ़ोतरी का सीधा संबंध किससे होता है, वृद्धि का। अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि क्या है तो आप कहेंगे शारीरिक बढ़ोतरी को हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अच्छा, इस रूप में दूसरा पक्ष और क्या बढ़ता है उसके अंदर व्यवहार बढ़ते हैं, किसी चीज के करने का जो उसका सहूर है वो बढ़ता है। कह सकते हैं उसके अंदर स्किल इंक्रीज कर रहे होते हैं। स्किल हिंदी में से बोलते हैं कौशल, किसी न किसी काम को जो करने का एक ढंग होता है, जैसे बोलने का ढंग, चलने का ढंग, खाने का ढंग, बैठने का ढंग, ये जो ढंग है उसके अंदर भी लगातार सुधार हो रहा है, लगातार वो चीजें वो बेहतर और बेहतर और बेहतर करता चला जा रहा है। तो उसका सीधा संबंध क्या होता है, विकास। ये ध्यान रखना है आपको कि बालक के अंदर जितने परिवर्तन घटित होते हैं, या तो वो वृद्धि होंगे और या तो विकास होंगे। तो वृद्धि में क्या है, शारीरिक संरचना। इसके अलावा बालक में जो भी कुछ बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं वो सबके सब क्या है, वे सबके सब विकास के अंदर आते हैं। एक उसका शारीरिक पक्ष होता है, उसका एक व्यवहारिक पक्ष होता है। और व्यवहारिक पक्षों के अंदर जो भी कुछ आपके सामने परिलक्षित कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, व्यक्त कर रहा होता है, वो सारा चीज क्या है, विकास है। यानी कि कहीं न कहीं वृद्धि का संबंध शारीरिक बढ़ोतरी से है और विकास का संबंध किस बढ़ोतरी से है, कौशलात्मक बढ़ोतरी से। तो सिंपल से एक चीज हमने समझा कि बालक के अंदर दो चीजें घटित हो रही होती हैं, एक उसके शरीर से संबंधी परिवर्तन
और एक उसके व्यवहार संबंधी परिवर्तन। तो व्यवहारों के माध्यम से वो अपने सहूरों को रिप्रेजेंट, सहूर मतलब वो काम करने के ढंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या शब्द लिखना है? कौशलात्मक बढ़ोतरी। तो विकास कौशलात्मक बढ़ोतरी को इंडिकेट करती है और वृद्धि किसको इंडिकेट करती है? तो शारीरिक बढ़ोतरी। एक स्टेप नीचे आते हैं, शरीर के बढ़ने के अंदर क्या होता है? हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब अगर हो रहा है इसका मतलब शरीर बदल रहा है। तो इसका मतलब जो चीज में ये परिवर्तन आ रहा होता है इनको हम जान पाते हैं। जैसे कि आप बालक से 2-2, 3-3 महीने के गैप पर उससे मिलते रहेंगे तो पता चलेगा कि नहीं यार अभी इसके जो हाइट है वो बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 1 साल 1.5 साल में गैपिंग दिखने को मिलती है हमको। लेकिन फिर यह है कि जो भी शरीर परिवर्तन होते हैं वो साधारणतः हम जानते हैं और देखने पर हमको मालूम चल जाता है कि बालक की हाइट बढ़ गई है, बालक का वेट बढ़ गया है। इसके लिए हमें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो ही उसे देखते हैं उसका वो जो गुण है वो गुण तुरंत हमें दिख जाता है। कौन सा गुण? जो शारीरिक गुण है कि वेट बढ़ गया, नहीं हम देखते हैं क्या मोटा हो गया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या? उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन हुआ है वो हमें दिखा। तो यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन हमको तुरंत प्रत्यक्ष रूप में दिख जाते हैं। उन परिवर्तनों को देखने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब अगर आपको हमारी हाइट को देखना है कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है तो सीधे सीधे अपनी हाइट को ही देखेंगे। यानी कि शारीरिक बढ़ोतरी या कह सकते हैं जो वृद्धि के अंदर जो ये शारीरिक बढ़ोतरी आता है इसको जब हम इसका जब मापन करने का प्रयास करते हैं तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि प्रत्यक्षता हम उस गुण को ही देख सकते हैं। शरीर का बढ़ना मतलब लंबाई बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब चीजें प्रत्यक्षता में दिख रही होती है। इसलिए शारीरिक बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर कौन कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? इनके अंदर जो भी गुण सम्मिलित होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रत्यक्ष। इनके अंदर कौन कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? ऐसे गुण होते हैं तो हम प्रत्यक्ष गुण की श्रेणी में रखते हैं। प्रत्यक्ष गुण क्या होते हैं? वे गुण जिनका प्रत्यक्षतः मापन करना संभव होता है। यानी कि वे गुण जिन्हें प्रत्यक्षता देखने में समर्थ होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष गुण कहते हैं। जैसे कि हाइट, वेट, इन्हें हम प्रत्यक्षता देख सकते हैं। आप बालक आपके सामने है, आप उसके हाइट को भी देख सकते हैं, उसके वेट को भी समझ सकते हैं कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में कौशलात्मक, अच्छा कौशलात्मक मतलब क्या है? किसी भी आपके अंदर छुपे कौशल को हम कब देख पाते हैं? अगर आप कहीं बैठे हैं तो क्या हम आपके किसी कौशल को देख पाएंगे? यदि यहीं आकर हम इस कैमरे के सामने आपके सामने से खड़े रहे तो क्या हम ये जान पाएंगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, भाषा इसकी कैसी है? वो कब जान पाएंगे? आपको देखना क्या है? आपको देखना है मेरे भाषण या मेरे बोलने का ढंग कैसा है, या आपको देखना है कि मेरा आईक्यू लेवल कैसा है, मैं उदाहरण कैसे दे पाता हूं, मैं चीजों कैसे प्रेजेंट करता हूं। आपको अगर इन स्किल्स को मेरे अंदर देखना है तो कैसे देख पाएंगे? तब देख पाएंगे जब मैं आपके सामने आकर कोई व्यवहार करूंगा तब। आपको देखना क्या था? आपको देखना था मेरा भाषा, आपको देखना था मेरे पढ़ाने का ढंग, टीचिंग स्किल देखना था। लेकिन आपने किसको माध्यम बनाया? मेरे व्यवहार को माध्यम बनाया। बिना व्यवहार किए आप इन स्किल को नहीं देख सकते। इसका मतलब कि कौशलात्मक बढ़ोतरी को देखने के लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वो माध्यम क्या होता है? व्यवहार। इसीलिए इन गुणों को हम प्रत्यक्ष गुण नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष गुण। वृद्धि शारीरिक बढ़ोतरी प्रत्यक्ष गुण के अंतर्गत आता है, जबकि विकास कौशलात्मक बढ़ोतरी और वो अप्रत्यक्ष गुण होता है। क्यों अप्रत्यक्ष गुण होता है? क्योंकि इनको हम बिना व्यवहारों की सहायता से देखने में समर्थ नहीं हो सकते। अब देखिए कि इनके अंतर्गत जो गुण आते हैं उन गुणों का मापन जरा आप करिए। एक चीज को ले लीजिए, हाइट। तो जैसे मेरी हाइट है, अगर आपको मेरी हाइट का मापन करना होगा तो आप क्या कहेंगे? अब ये कह सकते हैं इनकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है, 6 फीट से थोड़ी ज्यादा है या कम है, इस तरह से। यानी कि मापन करने के बाद आपने जो बोला है वो क्या आया है? वो एक संख्या है। इसका मतलब कि इस गुण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो मात्रात्मक होती है। यानी कि इसका जब आप मापन करेंगे तो कैसा मापन होगा? वो मात्रात्मक मापन होगा। ठीक, मात्रात्मक क्यों? क्योंकि इसको मापन करने के बाद जो आप बोलेंगे वो क्या होगा? संख्या होगी। हाइट 6 फीट मान लो, वजन आपने कहा 70-75 kg के आसपास होगा, तो यहाँ पे आप संख्याओं का प्रयोग कर, अंकों का प्रयोग कर रहे हैं।
इसका मतलब कि प्रत्यक्ष गुण की प्रकृति कैसी होती है, मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। विकास के अंतर्गत आइए, अब किसी एक भी कौशल ले लीजिए, जैसे मेरे पढ़ाने का ढंग, मेरी टीचिंग स्किल कैसी है, चलिए अब इसका आप अगर मेजरमेंट करते हैं तो क्या कहेंगे कि इनका मेजरमेंट, इसके कोई यूनिट बनी है कि मेरा जो मेजर टीचिंग स्किल है वो 2 किलो का है या 2 फीट का है या 2 किलोमीटर, कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप संख्या का प्रयोग ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक ही पढ़ा रहे हैं, या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या बहुत खराब पढ़ा रहे हैं। मतलब आपने मेजरमेंट करने के बाद जो आप रिजल्ट देंगे उसमें संख्याएं तो नहीं आएंगी, लेकिन ये मापन हो चुका है, तभी तो आप निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो यानी वो मापन में जो अंक नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे मापन को कौन सा मापन कहते हैं? गुणात्मक। इसका मतलब जहां वृद्धि मात्रात्मक है वहीं विकास क्या होता है? तो गुणात्मक होता है। तो विकास क्या है? तो गुणात्मक। तीन चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं चीज पे। अब आप देखेंगे कि बालक के अंदर जो वेट का, हाइट, इन सब चीजों के जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका कारण क्या होता है? क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है? तो उसकी बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर पोषक तत्वों का अंदर जाना। और उन पोषक तत्वों के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे अंदर जाते हैं और इसके द्वारा क्या होता है? हमारे अंदर कोशिकाओं का जन्म होता है। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? हमारे शरीर में वृद्धि करती है, बढ़ोतरी करती है। यानी कि शारीरिक बढ़ोतरी का मुख्य आधार क्या है? कोशिकीय बढ़ोतरी। कोशिकीय बढ़ोतरी, ठीक। और विकास का मुख्य आधार क्या है? कौशलात्मक। अब देखिए, क्या एक बालक के अंदर एज के अकॉर्डिंग लगातार उसके शारीरिक पक्ष में बढ़ोतरी हो रही होती है कि कभी ये बढ़ोतरी रुक भी जाती है या घटने भी लगती है? तो इस पर आप विचार करेंगे तो एज वाइज ये अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग शैशवावस्था में उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, लेकिन बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? वो स्पीड धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब उसका जो बढ़ने की स्पीड थी वो कम हो जाएगी। फिर भी जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचेंगे, एक बार पुनः क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड फिर बढ़ने लगती है। प्रौढ़ावस्था में फिर से जाके वो धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन ये बढ़ना घटना, उसके बाद जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब क्या होता है? तब हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या कमी आने लगती है, जो वेट बढ़ रहा होता है घटने लगता है। तो इन द सेंस कि क्या घट रहा है कि वेट घट रहा है, कोशिकाएं घट रही है। इसका मतलब यह कि वृद्धि जो है वो पूरे विकास के अलग अलग अवस्थाओं के बढ़ने के साथ ही साथ जरूरी नहीं कि आगे की तरफ उसमें बढ़ोतरी ही होती रहे, वो रुक भी सकती है और उसमें कमी भी आने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, बल्कि एज में जाकर वो रुक सी जाती है और आगे जाने पर क्या होती है? घटने भी लगती है। जबकि विकास को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? विकास मतलब व्यवहारिक परिवर्तन, और लगातार वो अपने अनुभवों के द्वारा क्या कर रहे होते हैं? काम करने के ढंग में, काम करने के सबूर में लगातार क्या कर रहे होते हैं? बढ़ोतरी कर, लगातार निपुण हो रहे होते हैं। इसका मतलब विकास क्या होता है? वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? एज तक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, उसके बाद अंत में क्या होता है? वो घटने भी लगती है। तो इस प्रकार से हमने वृद्धि और विकास को भी समझा है, और इस प्रकार से हम देखें तो वृद्धि विकास में क्या अंतर है, वृद्धि विकास की क्या विशेषताएं हैं, इस पूरे के इस टॉपिक में हमने उन 2-3 चीजों को कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद जो हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को पढ़ना इसलिए अनिवार्य है ताकि हम वृद्धि विकास के घटित होने की प्रक्रिया को समझ सकें। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि विकास के इस भाग में जिसमें वृद्धि के सिद्धांतों को पढ़ना है, इसमें से जो क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम से पूछे जाते हैं वो इसमें होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास का सिद्धांत है या निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के दृष्टिकोण से अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि वृद्धि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है। तो वो 10-11 सिद्धांत उनके नाम आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसकी जानकारी चाहिए किसी रिटन एग्जाम में आपको उसको लिखना है निबंध के रूप में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझना। अब बहुत ही इजी है, मुख्य काम आपको इसको याद ही करना है। तो वृद्धि विकास के सिद्धांत में तो पहले सिद्धांत का नाम है, उसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया है सिद्धांत में,
उस शब्द के आधार पर उसकी व्याख्या करनी है। तो नहीं होता है तो आगे तो निरंतरता शब्द का प्रयोग किया गया पहले सिद्धांत में। वृद्धि विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हमने लिखा है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता से आशय क्या है? लगातार। इसका मतलब किसका सिद्धांत में पढ़ रहे हैं? वृद्धि और विकास का। तो ये क्या बताता है ये सिद्धांत कि वृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ये मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ठीक, तो पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पाइए समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान के लिए आप एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिरूप। प्रतिरूप इंग्लिश में मॉडल बोलते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब कि वृद्धि और विकास जो है जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो क्या करता है? एक प्रतिमान का अनुसरण करता है, या कह सकते हैं एक ही प्रतिरूप का अनुसरण करता है। अच्छा, ऐसा कैसे संभव है कि सभी लोगों का वृद्धि विकास एक ही प्रतिमान के अंतर्गत हो? ऐसा एकदम संभव है, और इसी के कारण व्यक्तियों में समानता पाई जाती है। इसी कारण हम व्यक्तियों के वृद्धि और विकास के विषय प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, एकदम आप भी करते हैं। जैसे एक बालक है, अगर बालक का जन्म आज हुआ है और कोई अगर ये कहे कि अरे तो बोल नहीं पा रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, तुरंत बगल वाला बैठा व्यक्ति कहता है ना कि बोलने में 5-6 महीने लग जाएगा, चलने में 12 से 14 माह लग सकते हैं। तो ये किसके आधार पर प्रेडिक्ट कर रहा है उसके लिए? आप तो नहीं है ना, वो तो कोई दूसरा बालक है, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे चलना 12 से 14 माह में स्टार्ट करते हैं, बच्चे बोलना 5-6 महीने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं वृद्धि और विकास की जो ये प्रक्रिया है, या कह सकते हैं ये क्रम है, वो एक निश्चित है, इसी ढंग से चल रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं हम एक ही प्रतिमान के अंतर्गत वृद्धि विकास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत से आशय क्या है कि सभी जो व्यक्ति, जैसे हम आप सभी व्यक्ति ही हैं, और हम सभी वृद्धि और विकास करने के लिए करते हैं, एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर वो सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक, यानी शारीरिक रूप से भी और मानसिक या व्यवहारिक रूप में भी जो बढ़ती करते हैं, दोनों में समानता पाई जाती है। इसी का आधार हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ये लड़का 2 साल का, मान लीजिए उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, तो आप क्या कहते हैं? लगता नहीं है कि 2 साल का है। इसका मतलब आपके मन में एक पूर्व ज्ञान है कि 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए। आप बसों में जाते हैं, कहते हैं कि अरे बहुत छोटा है, इसका हाफ टिकट लगेगा, चाहे नहीं टिकट लगेगा, तो कंडक्टर देख के बोलता है हम लगे लड़कियां हैं, जाना चाहिए कि 2 साल और 4 साल लड़का कितना बड़ा है। इसका मतलब क्या हो कि वृद्धि विकास के अंतर्गत एक प्रतिमान का अनुसरण हो रहा है, और इसी के आधार पर व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वृद्धि और विकास क्या होता है? एक समान ही आगे बढ़ता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं। चलिए ये भी हो गया। आइए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये बता रहा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसीलिए हम एक दूसरे के समान वृद्धि विकास कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या बता रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अभी यहाँ समानता की बात हो रही थी और यहाँ विभिन्नता की बात हो रही थी। ये कह रहा है कि हम एक ही प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। अच्छा, जब हम एक ही प्रतिमान का अनुसरण करते हैं तो एक जैसे होने चाहिए थे ना, कहीं ना कहीं सभी के सभी अब्दुल कलाम ही होने चाहिए थे, या तो सभी के सभी बेवकूफ भी पैदा होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए ये वाला सिद्धांत कर रहे हैं। हम वृद्धि और विकास करने के लिए एक प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, इसीलिए हम एक जैसे दिखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता यह है कि एक प्रतिमान का अनुसरण करने के बाद भी हम परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं, और उसके लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। हमारे वृद्धि और विकास को हमारा वातावरणीय कारक और आनुवांशिक कारक। ये दोनों ही कारक क्या करते हैं? हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। हम भले ही एक प्रतिमान का अनुसरण करके वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो आनुवांशिक कारक है, यानी कि हमें जो गुण सूत्रों की सहायता से अपने पिता और माता से मिले हैं, उन गुणों में जो भी गुण हमारे अंदर सेव है वो हमारे अगली पीढ़ी में आए, तो वो भी तो सबके अलग अलग है। तो वो जो हमारे अंदर आए तो वो भी क्या कर रहे हैं? हमको एक अलग प्रकार का व्यक्ति होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या अपना योगदान दे रहे हैं।
फिर उसके कार्डिक एक वातावरण है जहां हमारा पालन पोषण हो रहा है, उस पालन पोषण का भी तो हमारे वृद्धि और विकास पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखिए कि एक ही ब्रीड के आप दो पौधे लेके आइए, आम ही लेके आइए, उन दोनों पौधों में को आप अलग अलग वातावरण दीजिए। एक को मान लो घर में लाके गमले में लगा दो और एक को नीचे जमीन में लगा दो, एक को थोड़े छाए में लगा दो, एक को बिना छाए में जहां धूप हवा अच्छे से मिले। तो आप देखेंगे जिसको धूप हवा खाद पानी अच्छे से मिल रहा है, मतलब उसका पालन पोषण आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, यानी आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से कर रहे हैं, देखेंगे वो पौधा क्या होगा, बेहतर ग्रो करेगा। लेकिन वो पौधा जिसे आप लाके गमले में लगा दिए हैं और जहां छाया भी आ रही है वहां पे क्या होगा, आप देखेंगे कि वो पौधा उतना बेहतर ग्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब वातावरणीय पक्ष भी क्या होता है, हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित कर रहा होता है। आनुवांशिकता मतलब क्या था, अभी जाइए आनुवांशिकता मतलब क्या होगा कि वो जेनेटिकली ही अलग अलग होंगे। आप जाइए कि एक अलग ब्रीड काम लेके आइए और एक अलग ब्रीड काम लेके आइए और दोनों को ही बेहतर वातावरण में रखिए, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ ब्रीड अलग होने से उनकी क्या होगा, अलग अलग तरह से वो ग्रो भी करेंगे, अलग अलग तरह से वो फल भी देंगे, अलग अलग टेस्ट का भी फल दे सकते हैं। तो उसका कारण क्या था, समान वातावरण देने के बाद भी आपने समान चीजों को नहीं प्राप्त किया। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक कारण था, आनुवांशिक कारण था, क्योंकि एक अलग नस्ल का पौधा था और दूसरा अलग नस्ल का था। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इन दोनों से कि वृद्धि और विकास क्या होता है, दो कारकों से प्रभावित होता है। कौन कौन से, वातावरणीय कारक और आनुवांशिक कारक, और दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये नहीं किसी एक की भूमिका। तो वातावरणीय और आनुवांशिक कारक दोनों ही क्या करते हैं, हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित कर रहे होते हैं और इसीलिए हम क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि आनुवांशिक और वातावरणीय कारकों के कारण ही हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, और इसमें एक चीज और याद है, इस बिंदु पर आपको याद रखना चाहिए कि भूमिका, जैसे कि ये कहा जा सकता है कि किसका ज्यादा योगदान है, आनुवांशिक कारकों का ज्यादा योगदान है कि वातावरणीय कारकों का ज्यादा योगदान है। तो इस योगदान को लेकर कि किसकी भूमिका ज्यादा है किसकी भूमिका कम है, इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, कंट्रोवर्सी पैदा हुई, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। उस कंट्रोवर्सी को नाम दे दिया गया प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किस सिद्धांत से है, तो व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत से है। अब इसमें से प्रकृति अलग चीज से संबंधित होगी और पोषण अलग चीज से संबंधित होगी। हमने कहा कि व्यक्तिगत विविधता के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो आपने कहा कि एक वातावरण है, समझाया भी आपको, और दूसरा क्या है, आनुवांशिक है। ये दो कारक जिम्मेदार हैं और इन दो कारकों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, जिस विवाद का नाम रखा गया नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। तो क्वेश्चन में एक बार पूछा गया कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का संबंध किससे है, वातावरण से है कि आनुवांशिकता से है। तो काफी सारे बच्चों ने प्रकृति को देखते हुए कह दिया कि प्रकृति का संबंध वातावरण से है और पोषण का संबंध किससे है, आनुवांशिकता से। और ऐसा आप कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से क्या होंगे, गलत होंगे। आप इस चीज को ध्यान रखें कि प्रकृति जो होती है वो आनुवांशिकता संबंधित होती है और पोषण किससे संबंधित होता है, वातावरण से। अगर ये कभी भूल भी जाए कि कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कभी भी स्टार्ट करेगा कि कौन किससे संबंधित है, तो पोषण से स्टार्ट करेगा। पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब होता है कि किसी चीज को जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे आप पेड़ पौधों को खाद बीज पानी और क्या क्या उनको उपलब्ध करा रहे होते हैं, वो सब क्या उनको पाल रहे हैं, पोष रहे हैं ना। जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ देते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से रखते हैं, वो पोषण जन्म लेने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पोषण का संबंध किससे होगा, वातावरण से, आनुवांशिकता से, तो वातावरण से होगा, क्योंकि पोषण वातावरण से ही संबंधित है। एकदम वातावरण में जो चीजें उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, समझिए उसका हम पोषण कर रहे हैं। तो अगर ये वातावरण संबंधित तो प्रकृति क्या हो जाएगी, आनुवांशिकता से। तो यहाँ प्रकृति का संबंध किससे है, आनुवांशिकता से, और पोषण संबंध किससे है, तो वातावरण से। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं चौथे पे, मस्तकोन्मुखीकरण का सिद्धांत। इसे हेड टू फीट कहते हैं। यानी कि हमारा जो वृद्धि विकास है वो हेड टू फीट आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि पहले वृद्धि या विकास दोनों में से चाहे किसकी बात कर लीजिए,
वृद्धि और विकास दोनों ही कहां से प्रारंभ होता है? सिर से शुरू होता है और किस ओर बढ़ता है? तो पैर की तरफ बढ़ता है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि वृद्धि और विकास पहले हमारे शरीर के उच्च भाग, जो हमारा स्नायु तंत्र है, उससे स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। आप देखेंगे बच्चे के पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले ध्यान दीजिए कि जब बालक माँ के गर्भ में अपना वृद्धि कर रहा होता है, अपना उसका निर्माण हो रहा होता है, तो उस निर्माण की प्रक्रिया में आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सबसे पहले क्या विकसित होना प्रारंभ होता है? उसका सर। यानी कि वृद्धि का क्रम भी कहां से शुरू हुआ? सर से शुरू हुआ, फिर धड़ बनता है और सबसे लास्ट उसके पैर बनते हैं। तो हम यहाँ पे अंगों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि वृद्धि का संबंध किससे होता है? अरे वृद्धि जो है वो सिर से पैर की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक, उदाहरण में आपने समझा, हमने अंगों की बात की और अंगों से संबंधित कौन है? वृद्धि। तो शरीर के संरचना में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी कहां से हो रहा है? सिर से पैर की तरफ हो रहा है। अब जरा विकास के पक्ष में आइए। अब इन्हीं अंगों में कोई व्यवहार नहीं, तो सबसे पहले बालक के जन्म के बाद जो आप देखेंगे, बालक जब पालने में लेटा रहा होता है तो सबसे पहले उसका नियंत्रण अपने किस अंग पर होता है? तो आप देखेंगे सबसे पहले उसका नियंत्रण अपने मस्तिष्क पे होता है। वो अपनी माँ को या अपने परिचितों को देखकर उनकी तरफ क्या करता है? अपने सर को घुमा लेता है और उसके बाद उसका फिर हाथों पर उसका नियंत्रण स्थापित होता है और सबसे अंत में उसका नियंत्रण किस पे होता है? अपने पैरों पे। सबसे अंत में देखिए वो पैर पे चलना शुरू करता है, उसके पहले वो हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। इसका मतलब कि मस्तकोन्मुखी क्रम के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि वृद्धि और विकास कहां से शुरू होता है? सिर से पैर की तरफ होता है, चाहे वृद्धि हो चाहे विकास। केंद्र से दूर का सिद्धांत मतलब वृद्धि विकास पहले केंद्र में होगा फिर दूर में। हमारा जो स्नायु तंत्र है सबसे पहले हमारा वृद्धि विकास वहां घटित होगा, उसके बाद से पास वाले फिर और पास दूरियां बढ़ती चल जाएंगी। अब देखेंगे सबसे पहले वृद्धि विकास में स्नायु तंत्र में होगा, उसके बाद हृदय वगैरह में होगा, फिर हाथों में होगा और इससे सबसे दूर कौन है? तो पैर है। तो केंद्र से दूर का सिद्धांत मतलब कि स्नायु तंत्र में वृद्धि विकास पहले घटित होता है और उसके दूर के भागों में अपेक्षाकृत देर से। ठीक, तो 5 सिद्धांत तो हमने पढ़ा। चलिए इसके आगे चलिए छठवां देखिए। छठवां सिद्धांत है ना वातावरण तथा आनुवांशिकता की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम ही इतना बड़ा है कि अपने आप में खुद वो डिफाइन कर दिया है। ये सिद्धांत क्या करता है कि जो वृद्धि और विकास है वो किसका परिणाम है? तो वातावरण और आनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये सिद्धांत यही कहने का प्रयास करता है। हमने व्यक्तिगत भिन्नता में इसके ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ आपको ये याद रखना है कि आपसे तो ये पूछे कि बालक का वृद्धि विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? और ऑप्शन दे, एक ऑप्शन दे वातावरण पे, दूसरा ऑप्शन दे आनुवांशिकता पे, तीसरा ऑप्शन दे आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे, और चौथा ऑप्शन अगर ये दे कि वातावरण और आनुवांशिकता की अंतःक्रिया पे। तो इन चारों में से आपको अंतिम वाले को टिक करना है, वातावरण और आनुवांशिकता की अंतःक्रिया। ठीक, ये सिद्धांत आसान है। वर्तुलाकार क्रम का सिद्धांत, स्पाइरल, वर्तुलाकार को इसमें स्पाइरल बोलते हैं। तो वर्तुलाकार क्रम इससे कहीं कहीं चक्राकार भी लिखा गया है। चक्राकार क्रम का सिद्धांत, चक्राकार क्रम का सिद्धांत वृद्धि विकास क्या करता है? फॉलो करता है। यानी कि हमारा जो वृद्धि विकास होता है वो एक चक्र में, स्पाइरल मतलब जैसे कि स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को देखा होगा, तो स्प्रिंग बहुत छोटी सी चीज हो गई। अपने टू व्हीलर्स के अंदर जो आपने सॉकर देखे होंगे, ऐसे सराउंड घूमे होते हैं स्प्रिंग की तरह से, एकदम वही। वो किस उसकी आकृति कैसी होती है? ऐसे ऐसे, यानी कि चक्कर तो काटते हैं वो, लेकिन वो चक्कर काटते काटते क्या होते हैं? ऊपर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। यानी कि जैसे राउंड वाली जो सीढ़ी देखते हैं, जैसे क्या होता है? चक्कर काटते काटते वो सीढ़ी क्या होती है? ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार यही कहना चाह रहे हैं कि वृद्धि और विकास भी क्या होता है? उसी क्रम में आगे बढ़ता है। किस क्रम में? स्पाइरल क्रम में। किस क्रम में? यानी कि चक्र के अनुसार हम यहां से आगे बढ़ते हैं और इस ढंग से आगे बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं? अपने विकास की अनेक अवस्थाओं से होते हुए ऊपर जाते हैं। ये सिद्धांत केवल इतना ही नहीं समझाता, और ये भी कहने का ये प्रयास कर रहा है, अगर आप इसको एकदम शुरू से देखें कि एक बालक जब जन्म लेता है, चलो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, ये कौन सी अवस्था हो गई? यहां पे जन्म हुआ तो यहां से शैशव, तो शैशव अवस्था में जब बालक पहुंचता
विकास की प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक बिंदु उस चक्कर काटने में आता है जो इसके ठीक विपरीत इंद्र पे है। अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। तो यहां पर जो एक अवस्था आती है उसे कहते हैं बाल्यावस्था। ये बुक में नहीं कहीं लिखा है लेकिन मेरा एजेंशन यही है कि यही हो, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। शैशवावस्था यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बाल्यावस्था। तो यहाँ रखने का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे शैशवा की जो विशेषताएं होती है, जो इस विशेषताएं बाल्या की होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से विपरीत होती है। आप देखेंगे जैसे शैशवावस्था की बालकों में संवेगों की प्रबलता पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में संवेग क्या हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, इसलिए सुसुप्तता का काल बोलते हैं उसको। इस अवस्था में अंदर बालक के अंदर क्या होता है, न नैतिक विकास होता है, न सामाजिक विकास होता है, यहाँ पे दोनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे जो जहां वो अंतर्मुखी होता है, बाल्यावस्था के बालक थोड़ा बहिर्मुखी हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है या इंट्रोवर्ट होता है। तो आप देखेंगे शैशव और बालक लगभग एक विपरीत सी अवस्था होती है। अब इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाथ से पूरा करने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ कौन सी अवस्था आएगी, शैशव, बाल्य, और यहाँ क्या आ जाएगी, किशोरा। अच्छा, अगर मान लो ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो ये किशोरावस्था किस पोल के पास पहुंच गया है, नॉर्थ पोल के पास पहुंच गया है। बस ये था कि ये नीचे वाले स्टेज में इसके ठीक एक स्टेप ऊपर कौन से आ गई, किशोरावस्था, यानी कि ये दोनों एक समान है। तो अगर आपने बुद्धि विकास की विशेषताएं पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि शैशव और किशोरा की विशेषताएं लगभग समान ही होती हैं। दोनों में संवेगों की प्रबलता होती है, दोनों में काम प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। तो आप देखेंगे दोनों ही में हम देखेंगे जो विशेषताएं होती हैं वो समान सी पाई जाती है। फिर आगे बढ़िए यहाँ से, जब यहाँ पहुंचता है तो कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। और प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था आपकी सीन में दिख रहा है जिधर बाल्यावस्था है, यानी कि बाल्यावस्था की विशेषता और प्रौढ़ावस्था की विशेषता आपको सेम टू सेम दिखाई देंगी। फिर जरा आगे बढ़िए, ऐसे बढ़ेंगे फिर से आ जाएगी वृद्धावस्था। आप देखेंगे वृद्धा किसके समान होती है, किशोरा और शैशवावस्था। इसलिए आप कहते हैं कि लोग जब बूढ़े होते हैं तो बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, यानी कि इन सबकी विशेषताएं सिमिलर है। तो इस सिद्धांत की सहायता से समझाना क्या चाह रहे हैं मनोवैज्ञानिक, बताना चाह रहे हैं कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया में हम अपनी अवस्थाओं को दोहराते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ शैशवावस्था ने अपने आप को कहां दोहराया है, किशोरा में और वृद्धावस्था में। बाल्यावस्था ने अपने आप को दोहराया है, प्रौढ़ावस्था में। इसीलिए तो वास में बाल्यावस्था क्या कहता है, मिथ्या परिपक्वता का काल, क्योंकि बाल्यावस्था के बालक जो है परिपक्वता जैसा व्यवहार दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वृद्धि और विकास वर्तुलाक्रम में आगे बढ़ता है, और इस क्रम में वो क्या करता है, अपनी पूर्व की अवस्थाओं को दोहराते हुए आगे बढ़ता है। ये भी हो गया। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम जो बच्चे यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको सिद्धांतों के नाम जरूर याद होने चाहिए। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत क्या करता है, एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में जब हम अपने अंगों के संचालन को सीखते हैं तो सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को सीखते हैं। जैसे किसी एक अंग का नाम लीजिए हाथ, तो सबसे पहले बच्चा अपने हाथ के संचालन को सीखेगा। फिर जब थोड़ा सा परिपक्व हो जाएगा तब हाथों के अंदर आने वाले छोटे छोटे भाग, जैसे कलाई होगी, उंगलियां हो गई, ये कोहनी हो गई, कंधे हो गए, इसका प्रयोग करने में भी क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। शुरू में क्या करता है, वो शरीर शुरू में सिर्फ हाथों को इधर उधर फेंकने में समर्थ होता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके छोटे छोटे अंगों के बीच तालमेल स्थापित कर पाता है। यानी एकीकरण के सिद्धांत में हम कितने अंगों के कौशल को सीखते हैं, तो केवल एक अंग। तो सबसे पहले हम संपूर्ण अंग के गतिमान करना, उसका संचालन करना सीखते हैं, फिर उस अंग के विभिन्न भागों के बीच क्या स्थापित करते हैं, तालमेल स्थापित करते हैं। उस क्रम में समन्वय का सिद्धांत क्या करता है, जहां ये सिद्धांत एक अंग की बात करता है, समन्वय का सिद्धांत एक से अधिक अंग, मतलब इसमें दो या दो से अधिक अंगों के बीच क्या होता है, तालमेल स्थापित करना हम सीखते हैं। जैसे हाथों का तालमेल पैर के साथ, आंखों के साथ, ये स्थापित करना जब बालक सीख रहा होता है तो कौन से सिद्धांत के अनुसार सीख रहा होता है, समन्वय के सिद्धांत के अनुसार। अंतिम है परिमार्जितता का सिद्धांत। सिंपल सा, परिमार्जितता मतलब सुधार, परिमार्जन आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब कि अधिगम का ये सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास की दिशा में परिमार्जन या सुधार करना क्या होता है, संभव होता है। अगर संभव नहीं होता तो शिक्षण की आवश्यकता क्या पड़ती है, पालन पोषण की आवश्यकता क्या पड़ती है,
हम इन दोनों चीजों के द्वारा क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? वृद्धि और विकास को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे आने के बाद हमको सबसे बड़ा चीज सीखने को क्या मिला? यहाँ पे ये बता रहा है कि वृद्धि और विकास की दिशा में हम क्या कर सकते हैं? परिमार्जन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा ही हमें सीख मिली कि भैया बच्चे को अच्छा वातावरण दीजिए तो बालक का वृद्धि विकास क्या होगा? और बेहतर ढंग से होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा है? आज हमने वृद्धि विकास क्या होता है उसकी कुछ विशेषताओं को देखा और वृद्धि विकास के 10 सिद्धांतों का अध्ययन किया। और ये जो पहला पॉइंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलती है, जिसमें अगर इस पोर्शन से कोई पूछे तो क्या पूछता है? निम्नलिखित में से वृद्धि विकास का कौन सा सिद्धांत है और किसमें सिद्धांत नहीं है, या और डिटेल में कुछ पूछे तो हमने आपको उसके विषय में आज यहीं तक। कल के वीडियो में हम क्या देखने का प्रयास करेंगे? कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे वृद्धि और विकास के जो आयाम है, जिसके अंतर्गत हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, इन लोगों को पढ़ना है, उन पे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो वृद्धि विकास के आयामों पर हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। आज का वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।